हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट, जहाँ पर आज हम एक बहुत डिफरेंट टॉपिक पे बात करेंगे। एक ऐसी प्रॉब्लम जो इंडियन इन्फोसिस इंडस्ट्री का हर एक एम्प्लॉय फेस कर रहा है। क्या हम अंडर पेड हैं? क्या हमें कंपनीज उतना पे नहीं करती जितनी हमारी मार्केट वैल्यू होनी चाहिए? या हमारी मार्केट वैल्यू इतनी कम क्यों है? क्यों इंडस्ट्री हमें उतना पे नहीं कर रही है? और आज तक इस प्रॉब्लम पर किसी ने खुल के बात क्यों नहीं करी? क्यों किसी ने डिस्कशंस नहीं किए? क्यों किसी ने इस प्रॉब्लम को रेज़ नहीं किया? तो आज इसी पे हम पूरा डिस्कशंस करेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। क्या इन्फोसिस इंडस्ट्री इंडिया में ख़त्म होती जा रही है? क्या इसमें कोई फ्यूचर नहीं है? क्या इसमें करियर बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ऐसा फेस किया है कि इंडियन इन्फोसिस इंडस्ट्री साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स, पेनिट्रेशन टेस्टर्स और ब्लू टीम के अंदर जो काम करते हैं सिक्योरिटी एनालिस्ट, इन सबको बहुत कम पे करती है। कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जो एक एम्प्लॉय को 5,000 से 10,000 तक की सैलरी ही पे करती है, जबकि वो जानते हैं कि जो पर्सन है जिसको उन्होंने हायर किया है उसमें पोटेंशियल है। वो उनकी कंपनी के लिए काम कर रहा है, वो उनके क्लाइंट्स मैनेज कर रहा है, पेन टेस्ट कर रहा है, मॉनिटरिंग कर रहा है, एज अ ब्लू टीमर मॉनिटरिंग भी कर रहा है। फिर भी उसे इतना कम क्यों पे किया जा रहा है? या तो कंपनी साइड से कोई इशू है या हमारी साइड से कोई इशू है। पर मैंने जितना रिसर्च किया मुझे पता चला कि हमारे पास जो नॉलेज और एक्सपीरियंस है उसकी कोई कमी नहीं है। हम लोग पेन टेस्टिंग अच्छे से कर लेते हैं। हम लोगों को ब्लू टीमिंग में जो जो रिक्वायरमेंट्स होती है हम वो भी फुलफ़िल कर रहे हैं। मैं कितने ऐसे लोगों से मिला हूँ जिनका नॉलेज बहुत अच्छा होते हुए भी उनको पैकेजेस बहुत लो हैं उनके। कंपनीज उसको लिटरली मतलब कह सकते हो कि सिर्फ इतना पे कर रही है कि जिससे उनका एक्सपेंस निकल सके, उससे ज़्यादा उनको कुछ भी नहीं पे किया जा रहा है। और कोई इसको लेके रेज प्रॉब्लम को रेज भी नहीं कर रहा है कि ठीक है हम ये इंडस्ट्री में ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ऐसा हो क्यों रहा है? तो मेरा ऐसा मानना है, ऐसा होने का रीज़न ये है कि हमें हमारी मार्केट वैल्यू पता ही नहीं है कि हम लोगों को कितनी डिमांड अपनी रखनी चाहिए कंपनी के सामने। जब हम पैकेज डिस्कस कर रहे हो तो हमें अपनी कितनी वैल्यू लगानी चाहिए, हमें यही नहीं पता है कि हमारी क्या वैल्यू होनी चाहिए। उसके लिए शायद हमारे स्कूल्स और हमारे कॉलेजेस और हमारे जो हमने जिनसे भी जो सीखा है शायद वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। एक एजुकेशन सिस्टम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि हमें फाइनेंस का कोई नॉलेज दिया नहीं जाता है स्कूल्स में। तो हमें ये पता ही नहीं होता है कि हमें हमारी मार्केट वैल्यू कितनी लगानी है, या हमें पता ही नहीं होता है कि हमें कितना मिलना चाहिए या हम कितना डिज़र्व करते हैं। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ मैं अकेला नहीं फेस कर रहा हूँ या कोई पर्टिकुलर पर्सन फेस नहीं कर रहा है, ये ऑल ओवर इन्फोसेक इंडस्ट्री फेस कर रही है कि इंडिया में हम अंडर पेड है। इंडियन कंपनीज हमें इतना पे नहीं कर रही है और उन लोगों को पता है कि वो हमें कम पे कर रहे हैं, पर वो हमें एक्सप्लॉइट करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि हम लोग ये जानते ही नहीं कि हमें कितना मिलना चाहिए। अब जब हम अंडर पेड हैं और हमें ये नहीं पता, हमारे मार्केट वैल्यू नहीं है, और मार्केट वैल्यू पता नहीं होने की वजह से हम लोग कितनी बार जॉब्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं एक्साइटमेंट के साथ। फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं, एक फ्रेशर है, वो बहुत टाइम से साइबर सिक्योरिटी में अलग अलग बग बाउंटीज कर रहा है, पेन टेस्टिंग कर रहा है, या जो भी सर्टिफिकेशन उसने किए हैं। उसको ये किसी ने नहीं बताया कि तुम्हारा इस एक्सपीरियंस जो तुम्हारा लेवल है, जो तुम्हारे स्किल्स है, इस बेस पे तुम्हें कितना मिलना चाहिए, पैकेज कितना होना चाहिए तुम्हारा, या तुम्हारी अर्निंग्स किस लेवल पे होनी चाहिए। तो जब हम जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि फॉरेन कंट्रीज़ यानी यूएस हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये लोग पैकेजेस का मेंशन पहले करके रखते हैं कि एक एम्प्लॉय इतना एक्सपेक्ट कर सकता है कंपनी से कि उसको $100,000, $150,000 इतना उनको मिलने के चांसेस है, बेस्ड ऑन द कन्वर्सेशन एंड बेस्ड ऑन द इंटरव्यू। अगर वो क्वालिफाई कर जाते तो उनको इतना मिलेगा। इंडियन इंडस्ट्री कभी ये मेंशन नहीं करती है कि किस पर्सन को इस पर्टिकुलर पोस्ट पे कितना अमाउंट या कितनी पैकेज मिलना चाहिए। ये लोग वो कभी मेंशन नहीं करते क्योंकि वो ये जानते हैं अगर उन्होंने मेंशन कर दिया तो हम लोगों को ये आइडिया लग जाएगा कि हमें कितना डिमांड करना है, और वो लोग ये नहीं चाहते कि हम लोगों को ये पता चले। तो अगर वो नहीं चाहते तो अब हम क्या करेंगे इसमें? तो मेरा यही मानना है कि कभी भी इंटरव्यू पे या किसी जॉब पे आपका इंटरव्यू है या आप कोई जॉब पे अप्लाई कर रहे हो, अप्लाई करने से पहले अपना एक रेज्यूम को पूरा चेक करो। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या काम आता है। आपको कॉन्फिडेंट रहना है कि भाई मेरे को ये काम आता है, मैं ये अच्छे से कर सकता हूँ। कितनी बार ऐसा देखा जाता है कि एक्साइटमेंट के वजह से कंपनी जो ऑफ़र करती है हम वो लोग ले लेते हैं। मैंने ये भी देखा है कि बड़ी से बड़ी इंडिया की जो कंपनीज़ है, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, वो तक इतना लो पैकेज ऑफ़र करती है कि मजबूरी में आके सामने वाला जो जो जिसका इंटरव्यू चल रहा होता है, जिसने अप्लाई किया होता है एज अ पेन टेस्टर, एज अ ब्लू टीमर, वो ये पैकेज को एक्सेप्ट कर लेते हैं मजबूरी में आके, क्योंकि उनको लगता है कि शायद यही मार्केट का स्टैंडर्ड है, मार्केट में यही वैल्यू चल रही है, पर रियलिटी कुछ और होती है।
कंपनी भी जानती है कि वो कितना पे कर सकती है, और आगे से उनके क्लाइंट्स भी उनको उतना ही पे करने को बोलते हैं, पर कहीं ना कहीं बीच में एक लूप होल की वजह से हम लोगों तक वो अमाउंट आता ही नहीं है, या हम लोगों को बताया नहीं जाता है कि आप इतना डिज़र्व करते हो। और एक तरह से पॉइंट ये देखा जाए तो सही भी है कि कंपनीज क्यों किसी को बताएगी या किसी को इन्फॉर्मेशन देगी कि आप इतना डिज़र्व करते हो या आपको इतना मिलना चाहिए, क्योंकि उनका इसमें लॉस है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ये पता करें कि कैसे। अब वो कैसे पता करोगे आप? फॉर एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं कि एक पर्सन है, एक साइबर सिक्योरिटी पर्सन है। मैं पेन टेस्टिंग का लूँगा क्योंकि मुझे पेन टेस्टिंग के बारे में ज़्यादा आइडिया है, बग बाउंटी एंड पेन टेस्टिंग। एक वो बग बाउंटी भी करता है, उसके पास सर्टिफिकेशन भी है, और उसके साथ साथ उसने प्रोजेक्ट्स पे भी काम किया है, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पे भी वो काम कर चुका है, उसने कंपनी विजिट्स भी किए हैं, ऑडिट्स भी किए हैं। अब वो एक दिन जॉब के लिए अप्लाई करता है। जॉब के लिए अप्लाई करने के बाद उसके साथ सिचुएशन ऐसी होती है कि उसने रेज्यूम बहुत अच्छे से क्रिएट किया, या मैं ऐसा भी मानूंगा कि यार रेज्यूम का रोल ही नहीं होता है। मेरा रेज्यूम जब मैंने मेरा अगर पुराना रेज्यूम अगर मैं बताऊं उसके बारे में, तो बहुत रो था। उसमें मैंने इतना कुछ फॉर्मेटिंग वगैरह नहीं किया था, बहुत बेसिक्स डिटेल्स ऐड करी थी कि मैंने ये किया है। ठीक है, उसकी को दिमाग पे लेके चलते हैं कि इस तरीके से किसी ने प्रेजेंट किया सामने। ठीक है, अब कंपनी ने इंटरव्यू लिया, आपने उनके क्वेश्चंस के आंसर दिए, उन्होंने जो लैब्स आपको सॉल्व करने को दिए आपने वो लैब्स वगैरह सॉल्व करी। अब कंपनी बात, अब जब लास्ट जो आपका एचआर कॉल होता है या आपका जो सीनियर्स के साथ जो कॉल होता है जिसमें आप पैकेज डिस्कस करते हो, पैकेज डिस्कस करते टाइम आपको ये पता चलता है कि कंपनी आपको सिर्फ, मैंने ऐसी कंपनीज भी देखी है, ये रियलिटी है, कि 5,000 से 10,000 सैलरी देती है महीने की। और अगर आप मेट्रो सिटीज़ में जाओगे तो वहाँ पे आपको मैक्स टू मैक्स 25,000 तो फ्रेशर्स को इतना ही दिया जाता है। अब उस केस में फ्रेशर को ऑफ़र किया गया कि आपको पर मंथ बेस पे 25,000 मिलेगा, और इसमें आपका ये पीएफ वगैरह इन्वॉल्व नहीं रहेगा, और जो भी इसमें पैकेज जो बनता है उसके हिसाब से कि इतना आपका रहेगा अमाउंट। अब सामने वाले पर्सन को आइडिया ही नहीं है कि उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, तो उसने उस पैकेज को एक्सेप्ट कर लिया। अब एक्सेप्ट कर लिया, अब प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होगी। आपने एक्सेप्ट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपके पास सैलरी आ रही है। आप अपनी होम टाउन छोड़ के किसी ऐसी लोकेशन पे जाओगे जहाँ के आपको ये भी नहीं पता है कि वहाँ पे कितना एक्सपेंस होगा मेरा मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे, मेरे को कितना एक्सपेंस आएगा, फूड, रेंट, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आपके जो रहेंगे वो कितना रहेगा। अब आप 25,000 एकदम से सुनते हो, आप बोलते हो अरे यार 25,000 बहुत ज़्यादा होता है, और आप जाके ज्वाइन कर लेते हो। आपको मेट्रो सिटीज़ की कंडीशन ही नहीं पता है कि वहाँ पे जो लिविंग कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। अब 25,000 आप धीरे धीरे आपके 1 महीना निकला, 2 महीना निकला, आप ये सोचो कि अरे यार 1 महीना 2 महीना एडजस्ट होने में लगता है, और इससे शायद आगे चल के मैं सेव ज़्यादा कर पाऊँगा। जैसे जैसे 2-3 महीने, 6 महीने होते हैं, आपको रियलाइजेशन होना शुरू होता है कि यार मैंने जो पैकेज की बात करी थी वहाँ पे मैंने ये गलती कर दी कि मैंने एक्साइटमेंट में आके अपनी जो वैल्यू थी वो उनके सामने नहीं रखी, अपनी जो डिमांड थी वो उनके सामने नहीं रखी, और आज मैं एक अंडरपेड एम्प्लॉय की तरह काम कर रहा हूँ, जहाँ पे मुझसे एक प्रोफेशनल पर्सन की तरह काम कराया जा रहा है। मैं पेन टेस्टिंग सारी कर रहा हूँ, मैं डेली प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हूँ, मैं वीकेंड्स पे भी काम कर रहा हूँ, फिर भी मुझे सैलरी इतनी मिल रही है। तब जाके आपको रियलाइज़ होता है कि अरे यार काश मैंने उस टाइम ये अमाउंट उनको बोला होता, तो शायद कहीं ना कहीं नेगोशिएशन करके आप अपने जो आपकी डिमांड थी, आप कहीं ना कहीं उसके आसपास उनसे वो ऑफ़र ले सकते थे। अब 6 महीने बाद रियलाइजेशन होता है, अब ये फ्रेशर क्या करेगा, दिमाग लगाएगा कि मैं कंपनी स्विच करता हूँ। ठीक है, अब कंपनी स्विच करनी है। अब 6 मंथ एक्सपीरियंस पर्सन को कोई भी जॉब नहीं देता है, ये इंडस्ट्री की रियलिटी है। चाहे किसी भी इंडस्ट्री में जाओ, चाहे आप डेवलपिंग में जाओ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाओ, किसी भी इंडस्ट्री में जाओ, क्लाउड में जाओ, कहीं पे भी 6 मंथ एक्सपीरियंस पर्सन को कोई जॉब नहीं देता है, और वो भी आप जो डिमांड करोगे उस पर बिल्कुल नहीं मिलती है। एटलीस्ट आपके पास इस साइबर सिक्योरिटी फील्ड में 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस हो, तब जाके आप अपनी डिमांड सामने रख पाओगे, अगर आप इस सिचुएशन में हो तो। क्योंकि आपका लोअर पैकेज, अब आप 6 महीने में कंपनी स्विच करने का सोचोगे, और ऐसे भी बहुत लोग हैं जो करते हैं कि 6-6 महीने में कंपनीज को साथ स्विच करते हैं, सिर्फ 1-1, 2-2 लाख का आपके पैकेज इंक्रीमेंट के लिए। आपको ऐसा लगता है कि अरे यार चलो 1 लाख बढ़ जाएगा, फिर मैं 6 महीने में वापस स्विच करूँगा, फिर भी आप लोग वहाँ उस पैकेज तक रीच नहीं कर पाते हो जहाँ पे आपको असल में होना चाहिए था। अब इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी मैं लेके बताऊँगा कि मेरे पास कुछ रेज्यूम्स है जो मैंने रिक्वेस्ट किए थे इंस्टाग्राम पे कि मुझे अपने रिज्यूम शेयर करो, ताकि मुझे एक्सप्लेन करने में ईजी रहे कि क्यों हम अंडर पेड हैं, क्या हम ऐसे मिस्टेक्स करते हैं, ऐसा क्या हो रहा है जो हम प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, क्या हम कॉन्फिडेंट नहीं है इंटरव्यू के टाइम पे। तो ये जो होपिंग वाली जो चीज़ है कि एक कंपनी से दूसरी कंपनी से तीसरी कंपनी, जस्ट टू इंक्रीज द 1 लाख और 2 लाख इन योर पैकेज, ये तरीका ही गलत है। क्योंकि इस तरीके से आप स्विच करोगे, एक तो आपकी रेपुटेशन ख़राब हो रही है,
कि कंपनीज आपकी जब भी प्रोफाइल चेक करेगी तो उनको ये लगेगा कि ये पर्सन ये जो भी होगा वो इस कंपनी में टिकेगा नहीं, वो कंटिन्यूस वर्क नहीं करने वाला है, वो सिर्फ पैकेज के उसमें है कि मेरा इंक्रीमेंट लेता रहूँ मैं और देन कंपनी स्विच करता रहूँ। तो ये बात उनको भी पता होती है, तो वो भी आपको एक्सप्लॉइट करना शुरू करते हैं। तो इस प्रॉब्लम से ऑलमोस्ट हम सब लोग निकले। कुछ ऐसे होंगे जिनको आइडिया होता है कि हमारी मार्केट वैल्यू इतनी है और वो उस हिसाब से डिमांड कर लेते हैं और वो सर्वाइव कर जाते हैं। बट 90% केसेस में नहीं पता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन ये है कि मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। अभी आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, ठीक है। यहाँ मैंने सर्च किया था एक पेनिट्रेशन टेस्टर की इंडिया में सैलरी कितनी होती है। अब यहाँ आपको दिख रहा होगा एवरेज 8.4 लाख। पहली बात तो ये डाटा इनकरेक्ट है। असल में इतनी सैलरी किसी भी फ्रेशर को नहीं दी जाती है। रियल डाटा अगर मैं बात करूँ तो रियलिटी में एक सैलरी किसी साइबर सिक्योरिटी फ्रेशर पेनिट्रेशन टेस्टर या एक ब्लू टीमर को पैकेज अराउंड मिलता है 2 लाख 3 लाख। मैक्स टू मैक्स अगर कोई अच्छी कंपनी है, कोई बड़ी कंपनी है, तो वो 4 लाख का पैकेज देगी, और वो भी ऐसे सिटीज़ के अंदर आपको देगी जहाँ पे आपका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, आपकी सेविंग्स भी नहीं होगी। क्योंकि मेट्रो सिटीज़ में आपका एक्सपेंस आता है 20,000 15,000 30,000। आपके लिविंग स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना एक्सपेंस वहाँ आने वाला है। रेंट्स आ गए, आपके फूड आ गया, सब कुछ आप उसमें इंक्लूड करो तो बहुत महंगा पड़ता है। तो मैक्स टू मैक्स 4 लाख 5 लाख आता है। वो भी उस बेस पे कि आपका रेज्यूम कैसा है, आपने एक्सपीरियंस क्या, आपने किस किस प्रोजेक्ट्स पे काम किया है या आपको क्या क्या आता है, ठीक है। अब अगर हम मैं दूसरे, जैसे मैंने और भी इसके साथ सर्च किए ना, ग्लास डोर पे भी सर्च किया, तो ग्लास डोर कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक डाटा बता ही रहा है कि 3 लाख टू 10 लाख, ठीक है। ये भी रेंज है, और इसमें 10 लाख इन्होंने सीनियर पोजीशंस का भी इन्वॉल्व कर लिया है कि यहाँ सीनियर्स को तक 10 लाख ही दिया जाता है। कई बार ऐसा मैंने देखा है कि 10 लाख भी मुश्किल है, कुछ लोगों का सीनियर टाइटल होते हुए भी उनको इतना अमाउंट नहीं मिल रहा है। ये इंडियन बेस्ड जो कंपनीज़ है जो इन्फोसिंग इंडस्ट्री में हायरिंग करती है, ये उनके पैकेजेस हैं कि आपको इतना मिलता है। तो ये आप ये समझ लो कि मार्केट का क्या स्टैंडर्ड चल रहा है और ये कितना आउटडेटेड डाटा है। इतने आउटडेटेड डाटा के साथ आप लोग काम करोगे और आप सोचो आपका फ्यूचर क्या होगा। 5 साल बाद 10 साल बाद किस पैकेज पे पहुंचोगे? आपको फ्रॉम 25,000 टू 1 लाख पहुँचने में सालों लग जाएंगे अगर इस तरीके से चलेगा। अब मैं आप एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा, वो होती है परचेसिंग पावर पैरिटी सैलरी कन्वर्टर, ठीक है। परचेसिंग पावर पैरिटी PPP। परचेसिंग पावर पैरिटी का मतलब होता है कि आपकी परचेसिंग पावर क्या है, पर्टिकुलर आप जहाँ रह रहे हो उसमें आप क्या कर सकते हो, या आपका तो मैं इसका कन्वर्जन करके बताऊँगा कि अदर इंडस्ट्रीज़ अदर कंट्रीज़ में, जो अदर इंडस्ट्री मतलब इन्फोसिंग इंडस्ट्री अदर कंट्री में कितना पे करती है। 131, ठीक है, पर आवर पे 63.15, ठीक है। मैं इस डेटा को भी नहीं मानता हूँ, मैं ये लिखता हूँ कि फ्रेशर की सैलरी होगी $70,000 यूनाइटेड स्टेट में। अब इसका कन्वर्जन इंडिया में करेंगे तो इंडिया में असल में 70,000 की सैलरी कितनी होनी चाहिए? 16 लाख। यानी आपका पैकेज कितना होना चाहिए? 16 लाख का पैकेज होना चाहिए एक फ्रेशर का इंडिया में, ठीक है। मान लिया कि 16 लाख भी पॉसिबल नहीं है, 16 से कम एटलीस्ट 10 लाख तो होना चाहिए ना किसी फ्रेशर का पैकेज। कम से कम आपको ये तो समझ में आ गया ना कि यार चलो मेरी परचेसिंग पावर इंडिया में यूएस के मुकाबले बहुत कम है। यूएस में यूके में जो पैकेजेस दिए जा रहे हैं उसके मुकाबले मेरी सैलरी बहुत कम आ रही है, जबकि मैं वही सेम वर्क कर रहा हूँ जो कि कोई पर्सन यूएस में बैठ के कर रहा है, कोई यूके में बैठ के कर रहा है। मैं सेम टास्क परफॉर्म कर रहा हूँ, मेरे स्किल सेट भी सेम है, मैंने सर्टिफिकेशंस भी किए हैं, एक्सपीरियंस भी हूँ, फिर भी मुझे इतना कम क्यों पे किया जा रहा है? तो उसका रीज़न ये है कि हम लोग जानते ही नहीं है हमारी परचेसिंग पावर क्या है, और हम लोग हमारी वैल्यू को अंडर एस्टिमेट करते हैं, और अंडर एस्टिमेट करने की वजह से हम लोग अंडर पेड एम्प्लॉय बन के ही रह जाते हैं, ठीक है। अभी ये मैंने आपको बताया कि इतना होना चाहिए किसी फ्रेशर का। मैं 70,000 मानता हूँ, चलो 70,000 है, किसके हिसाब से 16 लाख हो रहा है। मैं 16 नहीं मानूँ, 10 होना चाहिए, 10 12 इतना मिलना चाहिए किसी भी फ्रेशर को, पर नहीं मिलता है। रीज़न क्या हो सकता है? पहली बात, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपको ये नहीं पता है कि आपकी मार्केट वैल्यू क्या है, आप लोग को ये नहीं आइडिया है कि आपके पास क्या स्किल्स है। आपने बहुत काम किया पर आपको ये आइडिया नहीं है कि यार मुझे कितना आता है कितना नहीं आता है, या मैं क्या कर पाऊँगा क्या। अब उस बेस पे मैंने कुछ रेज्यूम्स कलेक्ट किए थे, तो सीक्वेंस वाइज मैंने सेट किया कि एक्सपीरियंस बेस पे क्या क्या है, किसने किसने क्या क्या किया है। तो उस बेस पे मैं आपके साथ अब बताऊंगा कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ये रेज्यूम है भार्गव का, ठीक है, उन्होंने मुझे शेयर किया था ताकि वीडियो में मेरी हेल्प हो सके, ठीक है। इन्होंने ये एक बहुत बेसिक सा रेज्यूम है, मैं इसको मान के चलूँगा कि ये शायद अभी अभी इन्होंने स्टार्ट किया है साइबर सिक्योरिटी में, और उसी बेस पे रेज्यूम पूरा क्रिएट किया हुआ है,
ठीक है। ऑब्जेक्टिव स्किल्स वगैरह स्किल्स डायरेक्ट चेक करते हैं, कम्युनिकेशन, कस्टमर एडेप्टिबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, टाइम मैनेजमेंट, लीडरशिप। ठीक है। कभी भी पेन टेस्टिंग के लिए अप्लाई करोगे, इनके लिए नहीं है ये किस फील्ड में जाते हैं क्योंकि इन्होंने अभी स्टार्ट किया तो इनको आइडिया नहीं है कि यहाँ स्किल सेट में क्या आएगा। कभी भी पेन टेस्टिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो या ब्लू टीम के लिए अप्लाई कर रहे हो तो स्किल्स उस बेस पे आएंगे। इस तरीके से कभी भी मेंशन नहीं किया जाता है। इसमें कम्युनिकेशन एक स्किल हो सकता है, लीडरशिप क्वालिटी एक स्किल हो सकती है, टाइम मैनेजमेंट सबको पता है, टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो, क्रिटिकल थिंकिंग, एडेप्टिविटी, ये सब ठीक है। कस्टमर सर्विस, आप पेन टेस्टिंग कर रहे हो, आपको पेन टेस्टिंग के स्किल्स मेंशन करने हैं यहाँ पे कि मैं वेब ऐप में ओवास टॉप 10 की सारी वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में जानता हूँ, मैं मोबाइल एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग कर सकता हूँ, मैं नेटवर्क पेन टेस्टिंग कर सकता हूँ। ये आपके स्किल सेट है। स्किल्स के अंदर टेक्निकल स्किल्स सब सेक्शन है जहाँ पे आप अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हो कि ये जो स्किल्स वाला सेक्शन है इसके अंदर आपका कम्युनिकेशन भी आ जाता है और साथ साथ आपका टेक्निकल टर्म भी आ जाता है। अब इसमें आप सब डिस्क्राइब कर रहे हो कि ये सब सेक्शन हो गया टेक्निकल स्किल का। अब यहाँ पे आप और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। लैंग्वेजेस आती है, गुड पॉइंट कि एक पेनिट्रेशन टेस्टर को लैंग्वेजेस का नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी है और तो भी इसके अलावा आपको, अगर आपको जैसे लैंग्वेजेस का नॉलेज भी है और नहीं भी है तो भी चलेगा। बट टेक्निकल स्किल्स में आपका एज ए पेनिट्रेशन टेस्टर आएगा ओवास टॉप 10। आपको ओवास टॉप 10 के बारे में नॉलेज है, आपने मोबाइल एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग की है, आपको ऑडिट्स का नॉलेज है, आपको रिपोर्टिंग कैसे करते हैं उसका नॉलेज है। तो इस तरीके की चीज़ें टेक्निकल टर्म्स में आती है। इंटर्नशिप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप कभी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो अगर आपने कोई इंटर्नशिप किया है तो आपको वहाँ पे मेंशन ज़रूर करना है कि हाँ मैंने इंटर्नशिप किया था पर्टिकुलर कंपनी में। और अगर आपने इंटर्नशिप नहीं भी किया है, आप फ्री टाइम में, आप कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में, आपका जो चल रहा है, ग्रेजुएशन चल रहा है, मास्टर्स चल रहा है, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं इंटर्नशिप के लिए 6 मंथ इनफ होता है। आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो और वहाँ से इंटर्नशिप कर सकते हो साइबर सिक्योरिटी में। पर ये ध्यान रखना है कि अगर आप पेन टेस्टिंग की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका जो इंटर्नशिप होता है वो भी उसी पे बेस्ड होना चाहिए, ना कि आप किसी और इंडस्ट्री की इंटर्नशिप करो और आप उसको यहाँ पे मेंशन करो तो वो क्या मैच नहीं होगा उस जॉब टाइटल के साथ। डेटा साइंस विद पाइथन कोड गेम, ठीक है, ये तो इनका जो कोडिंग बेस्ड बैकग्राउंड है, इनका जो बीटेक बेस्ड बैकग्राउंड है कंप्यूटर साइंस में, उसका हो गया। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो नॉलेज है वो भी टेक्निकल में जा सकता है। आपको यहाँ पे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि आप अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या यूज़ कर सकते हो, वो उसी में जाएगा, टेक्निकल स्किल्स के अंदर जाएगा। फिर भी अलग आप मेंशन करते हो, हाईलाइट करना चाहते हो तो विंडोज़ का भी मेंशन मत करो क्योंकि विंडोज़ सबको आता है, कॉमन है। काली लिनक्स, ओएस, ये iOS, पैरेट, उबंटू, बेसिक से बेसिक जो लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है उबंटू, इनके बारे में मेंशन कर सकते हो। कि इसमें भी क्या मेंशन कर सकते हो, आपको सर्वर सेटअप करना आता है इसका, आपको इंक्रिप्शन लेवल का नॉलेज है, आपको पूरी तरीके से सेटअप कर सकते हो, आप एक सिक्योर सिस्टम क्रिएट कर सकते हो। इन ऑपरेटिंग सिस्टम का आपका इतना नॉलेज है कि आपको इनके बारे में रजिस्ट्रीज़ का नॉलेज, अगर आप विंडोज़ मेंशन कर रहे हो तो आपको ये भी होना चाहिए कि मेरे को रजिस्ट्रीज़ का नॉलेज भी है कि मैं रजिस्ट्रीज़ के साथ भी चेंजेस करके अपने हिसाब से विंडोज़ को कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। वो होता है विंडोज़ के बेस पे। इसके अगर आपको इसके बारे में भी पढ़ना हो तो रजिस्ट्री हैकिंग 2.0 करके एक बुक है, अगर मुझे वो अभी मिल जाएगी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा। तो रजिस्ट्री हैकिंग होती है, विंडोज़ के सर्वर्स होते हैं, सर्वर्स कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, क्योंकि आगे चल के नॉलेज काम आता है। ठीक है। तो इस तरीके से आप मेंशन करते हो। इंटरेस्ट आपने, ठीक है चलो इन्होंने अभी स्टार्ट किया था इंटरेस्ट, साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग, वेब पेन टेस्टिंग, ये अब स्टार्ट करेंगे तो इनके हिसाब से इन्होंने सही मेंशन किया है। ठीक है। लैंग्वेज, आपकी लैंग्वेज जो भी है, आपकी इंग्लिश, हिंदी। एक्सपीरियंस आ गया, ईस्टर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन, आपका एक्सपीरियंस सेक्शन आ गया। ठीक है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। एजुकेशन आपने मेंशन किया है कि डिग्री, डिप्लोमा या जो भी सर्टिफिकेशंस आपने किए हैं, तो सर्टिफिकेशन का एक कैटेगरी अलग रखनी है कि मैंने सर्टिफिकेशंस ये किए हैं। और प्रोजेक्ट किया है तो प्रोजेक्ट को भी मेंशन करना है। इसके अलावा अचीवमेंट एंड अवार्ड, साइबर सिक्योरिटी अवेयरमेंट, फिशिंग अटैक, हाउ टू सिक्योर फ्रॉम फिशिंग अटैक्स, रिपोर्टेड 100 बग बाउंटी। ओके, यानी बग बाउंटी में एक्सपीरियंसड है। अगर आप बग बाउंटी में आपने 100 कंपनीज़ को रिपोर्ट किया है तो एक सेक्शन ऐसा क्रिएट करो हॉल ऑफ फेम का, और जो कि मैं आगे एक नेक्स्ट रिज्यूम में बताऊंगा कि कैसे होता है। और वहाँ पे अपनी अचीवमेंट्स को मेंशन करो ब्रीफली, क्योंकि जो इंटरव्यूअर है वो उसी में इंटरेस्टेड है। हमारे फील्ड में अगर आप पेन टेस्टर हो, पेन टेस्टर का बैकग्राउंड उसी बेस पे चेक किया जाएगा कि आपने बग बाउंटी करी है या नहीं करी, आपके हॉल ऑफ फेम्स है या नहीं है, आप अपना नॉलेज शेयरिंग करते हो नहीं करते हो राइटअप्स के थ्रू या वीडियोस के थ्रू, तो ये सारा भी चेक किया जाता है। तो उनको भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है। अभी ये रिज्यूम इतना है क्योंकि बेसिक है और जस्ट स्टार्ट किया है फील्ड में, तो उस मेरे को ऐसा लग रहा है कि जस्ट इसमें स्टार्ट ही किया है, तो अभी ये इतना है तो उस हिसाब से सफिशिएंट है।
पर इस बेस पे जॉब लेना अब यहाँ मुश्किल होता है। और दूसरी बात, आपका रिज्यूम्स क्लियरली रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आप बहुत न्यू हो इस फील्ड में, इंडस्ट्री में, आपके पास स्किल्स नहीं है, आपको ये नहीं आइडिया है कि आपको कैसे खुद को प्रेजेंट करना है। वो रिज्यूम के थ्रू आप प्रेजेंट करते हो, आपको नहीं आइडिया है, आप इंटरव्यू में क्या बोलोगे वो सब बात की चीज़ है। फर्स्ट जो चीज़ होती है जो आपको किसी कंपनी के इंटरव्यू में एंट्री दिलवाती है वो है आपका रेज्यूमे। अगर आपका रेज्यूमे इस तरीके से होगा तो मान के चलना है कि कंपनी आपको एक्सप्लॉइट ही करने वाली है। उनको पता चल जाएगा कि ये फ्रेशर है और फ्रेशर के बेस पे भी इसके पास स्किल्स नहीं है, तो माना कि आपको आता है पर आपने यहाँ मेंशन नहीं किया है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिसिंग है जो पर्टिकुलर पेन टेस्टिंग जॉब रोल से मैच नहीं हो रही है, या कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि आप पेन टेस्टिंग करे हो पहले या आप करोगे। बग बाउंटी और पेन टेस्टिंग बहुत डिफरेंट होता है। बग बाउंटी में आप पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटी की फाइंडिंग करते हो या अपने हिसाब से करते हो। पेन टेस्टिंग में एक फिक्स होता है क्राइटेरिया कि आपको सारी वल्नरेबिलिटी टेस्ट करनी ही है। तो उसको आप कैसे प्रूव करोगे? आप अपने ओवास टॉप 10 के स्किल्स को यहाँ मेंशन करोगे, आप अपनी लैब्स के बारे में मेंशन करोगे, अपने उस पर्टिकुलर जैसे EJPT हो गया, ईलन का सर्टिफिकेट है, जूनियर पेनिट्रेशन टेस्टर का, तो आप वो यहाँ मेंशन करके बताओगे कि मैं इस फील्ड में एक्सपर्टीज़ रखता हूँ। बट यहाँ नहीं दिख रहा है तो अब कंपनी आपको कैसे पैकेज ऑफर करेगी? आपको 10,000, 15,000, 25,000 बेस्ड ऑन सिटीज़। अगर आप कहीं बैंगलोर या इस साइड जा रहे हो तो आपको 35-40,000, 35,000, जो कि कंपेयर करो अगर किसी दूसरी सिटी से तो 25,000 अगर किसी को दूसरी सिटी में मिल रहा है तो वो उसी का सिमिलर ही मान के चलना है, क्योंकि वहाँ लिविंग एक्सपेंस ज़्यादा आता है। ठीक है, आप सेकंड रेज्यूम ओपन करके देख। सेकंड रेज्यूम सेंड किया है भविक ने। ये जो भी रेज्यूम है मैं अभी दिखा रहा हूँ, इनमें से ये अपडेटेड नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने अपडेटेड इनसे नहीं चाहिए थे, मुझे इनका पिछला जो इनका वर्जन था इनके रेज्यूमे का, मुझे वही दिखाना था, ताकि यहाँ पे मैं आपको बता सकूँ कि क्या क्या मिस्टेक्स है। ठीक है, भविक ने अपना शेयर किया तो इसमें समरी सेक्शन, ठीक है, गुड पॉइंट है कि समरी में इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि ओरिएंटेड पेन टेस्टिंग विद 1+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, एक्सप्लोइटिंग वल्नरेबिलिटीज, APIs, एंड्रॉइड एंड क्लाउड डेवलपमेंट, प्रूवन टू वर्क। ठीक है, थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, इसको जितना शॉर्ट रख सकते हो ना उतना शॉर्ट रखो कि मैक्स टू मैक्स 3 to 4 लाइन्स इनफ है, इससे ज़्यादा कि इसमें नीड नहीं है। और अपनी टेक्निकल टर्म्स यहीं पे मेंशन कर दो, क्योंकि ये रिज्यूम जिसके पास जाएगा वो या तो नॉन टेक्निकल पर्सन ही होगा, तो उसको इतना नहीं होगा, वो डायरेक्ट फॉरवर्ड करेगा अपने सीनियर को, या डायरेक्ट टेक्निकल के पास जाएगा, तो वो टेक्निकल को आइडिया लग जाता है कि हाँ यार चलो ये मैं जो ढूंढ रहा हूँ वो इसमें ये है। फिर भी ये बेटर है कि इतना एक्सप्लेन करना चाहिए समरी में कि मेरा इतना इतना स्किल्स है और ये है। वर्क एक्सपीरियंस, अभी ये KPMG में काम कर रहे हैं एज अ साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट। ठीक है, टेक्स पार्ट इन वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, थ्रेट मॉडलिंग एंड सिक्योरिटी रिसर्च, सपोर्टिंग एनहेंसमेंट। तो ये होता है एक्सप्लेन करने का तरीका। अगर आपने पास किसी कंपनी में काम किया है या इंटर्नशिप करी है तो ये एक्सप्लेन करने का सही तरीका है कि इस तरीके से एक एक बुलेट्स में आपको मेंशन करना है कि मैंने ये तरीके की वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड करी है, मैं कंपनी में इस तरीके से इन्वॉल्व होता हूँ, डिफरेंट टीम्स के साथ इस तरीके से मैं काम करता हूँ, कोलैबोरेटिव वर्क होता है मेरा, या मैं सिर्फ पेन टेस्टिंग ना करके दूसरी चीज़ों में भी इन्वॉल्व हूँ, रिसर्च एंड R&D में भी इन्वॉल्व हूँ। ठीक है, इससे पहले इनका जो एक्सपीरियंस था, जो पहले इनकी कंपनी थी वो है हैकरसेरा साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंसी। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने पेन टेस्टिंग, यहाँ पे भी इन्होंने पेन टेस्टिंग करी थी जिसमें थिक क्लाइंट एंड्रॉइड वेब एप्लीकेशन। तो इतना डिटेल में आप मेंशन करोगे ना तो अगले का जो हाईलाइट है जिस पर्टिकुलर चीज़ के लिए वो आपको एम्प्लॉय को हायर करना चाह रहा है, वो रेज्यूम में देख के तुरंत वहाँ से समझ जाएगा हाँ ठीक है मेरी कंपनी के लिए ये सही पर्सन है, मैं इसी को हायर करूँगा। ठीक है, इतना डीपली अगर आप मेंशन करोगे डिटेल्स में पॉइंट बाय पॉइंट तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। HackerOne सिक्योरिटी रिसर्चर भाविक कनेजिया। ठीक है, ये यहाँ पे शायद ये मिस्टेक है, इसको इग्नोर। की अचीवमेंट्स, कंडक्टिव एक्सटेंसिव बग बाउंटी एंगेजमेंट फोकसिंग ऑन पब्लिक रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर्स। ठीक है, ठीक है, ये लाइन मेंशन करते हो, रिकॉग्नाइज्ड एंड अवॉर्डेड बाय प्राइवेट बग बाउंटी, ये दोनों एक ही लाइन में चला जाएगा। रिकॉग्नाइज्ड एंड अवॉर्डेड बाय प्राइवेट बग बाउंटी दोनों को मर्ज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप जब भी बग बाउंटी करोगे तो सिंपल सी चीज़ है, आपको अवार्ड मिलेगा, आपको हॉल ऑफ फेम मिलेगा, या आपको गुडीज या स्वैक्स जो भी मिलेंगे, सर्टिफिकेशन या जो भी देती है कंपनीज। डिमॉन्स्ट्रेटेड एक्सपर्टीज इन रिपोर्टिंग वल्नरेबिलिटीज इफेक्टिवली कंट्रीब्यूटेड टू इम्प्रूव, ये तीनों पॉइंट एक ही हो गए। आप बग बाउंटी करते हो तो सीधी बात है आप रिपोर्टिंग भी करते हो, तो तीनों को एक ही चीज़ में लेके चलो। गेन वैल्यूएबल एक्सपीरियंस इन API पेन टेस्टिंग। अब यहाँ पे आपने बोला कि मैंने API पेन टेस्टिंग किया, API पेन टेस्टिंग किस बेस पे किया है? आपने जॉब बेस पे किया है, बग बाउंटी बेस पे किया है? ये यहाँ मेंशन करोगे तो और हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, फिर भी कंपनी समझ आती है। ये यहाँ मैं ये नहीं दिखा रहा हूँ कि एक का रिज्यूम इतना ख़राब है इतना बेटर है, ख़राब और वो नहीं है। एक्सपीरियंस वाइज मैं दिखा रहा हूँ कि किस पर्सन को कितना एक्सपीरियंस है खुद के बारे में बताने का, यहाँ कितना नॉलेज है आपके पास। आपको काम सब बग बाउंटी पहले फर्स्ट रिज्यूम में दिखा है बग बाउंटी, वो भी कर रहे हैं, बग बाउंटी सेकंड रिज्यूम दिखा है, ये भी कर रहे हैं, पर एक्सप्लेन करने का जो तरीका है ना वो बहुत अलग है। कई बार हमको पता ही नहीं होता हमें खुद को प्रेजेंट कैसे करना है, तो प्रेजेंट करने का ये तरीका है।
तो इसमें आप जैसे समझ सकते हो कि इस तरीके से मेंशन करना है, ठीक है। एजुकेशन वगैरह आप मेंशन करोगे, ठीक है। स्किल्स में अब देखो इन्होंने स्किल्स क्राइटेरिया नीचे रखा है, आप अपने हिसाब से जहाँ आपको जैसा सेट होता है वैसे, वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग, एपीआई पेन टेस्टिंग, एंड्रॉइड थिक क्लाउड, क्लाउड पेन, ठीक है। टूल्स बर्ब सूट वगैरह जो भी यूज़ होते हैं, नॉन बेसिक्स टूल्स का नाम लेना है, ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक का नाम लो। ऑटोमेटेड टूल्स का नाम यहाँ मत मेंशन करना, सिर्फ वही टूल्स का मेंशन करना जो कि आपको कंपनी के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मैच कर। टेक्निक्स, वल्नरेबिलिटीज असेसमेंट, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ठीक है, एक्सप्लॉइटिंग वल्नरेबिलिटीज, हाँ ठीक है, ये पॉइंट भी ठीक है। अब देखो मेथोडोलॉजीज, मैंने बोला था किस मेथोडोलॉजी को आप फॉलो करते हो, तो इंडस्ट्री लेवल में मल्टीपल तरह की मेथोडोलॉजीज़ को फॉलो किया जाता है। ओवास्प हो गया, सांस हो गया, जैसे सांस 25 होता है, ओवास्प टॉप 10 होता है, ठीक है। तो इस बेस पे आप यहाँ मेंशन करोगे मैं इस पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी को फॉलो करता हूँ, ठीक है। सर्टिफिकेशन सेक्शन आपको हमेशा अलग रखना है ताकि कंपनी ये देख सके कि हाँ ये पर्सन इस पर्टिकुलर फील्ड में सर्टिफाइड भी है, तो ये एक प्लस पॉइंट हो गया आपके लिए। सर्टिफाइड मोबाइल पेनिट्रेशन टेस्टर, ठीक है, ये सेकऑप्स का इनके पास सर्टिफिकेट है। उसके अलावा इनके पास AWS सर्टिफाइड क्लाउड प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेट है। अब यहाँ एक पॉइंट है, AWS सर्टिफाइड क्लाउड प्रैक्टिशनर, ये सर्टिफिकेट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, और कई बार सेकऑप्स ग्रुप जैसी कंपनीज होती है वो फ्री सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड करती है, तो आप ये अपने ऐड ऑन कर सकते हो बिना कोई पैसा लगा है इसमें सर्टिफिकेशंस में या बिना कुछ पे किए। ये फ्री सर्टिफिकेशंस है, अब ये लेके आप अपनी प्रोफाइल में ऐड कर सकते हो, तो इससे आपका एक बोनस पॉइंट मिल जाता है कि चलो पर्सन के इस पर्टिकुलर फील्ड का नॉलेज भी है, ठीक है। प्रोजेक्ट्स का आपको मेंशन करना है अगर आपने किसी प्रोजेक्ट में काम किया है, तो पर्सनल व्लॉग है, कभी भी पर्सनल व्लॉग को एज अ प्रोजेक्ट नहीं बताना है। हाँ, अगर आप ब्लॉग्स लिखते हो और आपके पर्सनल ब्लॉग पे अगर वो ब्लॉग्स आ रहे हैं, आपने कोई आर्टिकल लिखा है, कोई वल्नरेबिलिटी शेयरिंग करी है, उसी वल्नरेबिलिटी शेयर कर रहे हो या कोई रिसर्च शेयर कर रहे हो, उसी बेस पे आपको अपना पर्सनल ब्लॉग मेंशन करना है, वरना कभी अपना पोर्टफोलियो यहाँ प्रोजेक्ट्स में मेंशन नहीं करना है, ठीक है। ये अब यहाँ मैं इनकी एक मिस्टेक्स है जो मैं आगे वाले पॉइंट, आगे जो नेक्स्ट रिज्यूम दिखाऊंगा उसमें मैं हाईलाइट करूँगा। इन्होंने कहा मैं बग बाउंटी करता हूँ, पर बग बाउंटी का सेक्शन नहीं है जो ये प्रूव करे कि आपने बग बाउंटी करी है। बग बाउंटी के हॉल ऑफ फेम का एक सेक्शन होना चाहिए। आपकी हैकरवन पे हंट करते हो तो हैकरवन की प्रोफाइल होनी चाहिए, या बकराउड पे करते हो बकराउड पे, और अगर आप वल्नरेबिलिटी डिस्क्लोजर प्रोग्राम पे करते हो तो उन कंपनीज़ के नेम मेंशन करो, तो वो बेटर रहेगा। और आप उनके प्रूफ के लिए आप अपने पोर्टफोलियो में उनका एक सेक्शन क्रिएट कर सकते हो अलग से, जहाँ पे कंपनी जाके वेरीफाई कर सके कि ये पर्सन बग बाउंटी करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो रिज्यूम है वो उमेर का है। इन्होंने भी मुझे ये रिज्यूम शेयर किया था। अब 3 रिज्यूम दिखा है मैंने अभी तक आपको, ये रिज्यूम आपको थोड़ा अलग दिख रहा होगा, बहुत डिफरेंस है अब तक के रिज्यूम्स में, ठीक है। अब इस पर डिस्कस करते हैं अच्छे से, ठीक है। प्रोफेशनल समरी दिया इन्होंने, पहले ही आप अगर नाम पढ़ोगे और नाम के जस्ट नीचे सेक्शन देखोगे सिक्योरिटी रिसर्चर, ठीक है। ब्लैक हैट आर्सेनल प्रेजेंटर, यानी इन्होंने ब्लैक हैट में टॉक्स दिए। इनका कोई ऐसा टूल है, ब्लैक हैट नाम आता है या कोई भी कॉन्फ्रेंस का नाम आता है, पहली बात आपको जैसे यहाँ एक चीज़ मैंने नोटिस करी, मैं भविक को जानता हूँ इसलिए मुझे पता है कि ये इवेंट्स वगैरह भी अटेंड करते हैं, साइबर सिक्योरिटी इवेंट्स भी अटेंड करते हैं, और इन्होंने पहले एज अ वॉलंटियर वर्क काम भी किया था एक इवेंट के लिए, पर उन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। और ये सबसे बड़ी गलती है कि आप अगर कोई पर्टिकुलर इवेंट अटेंड कर रहे हो तो वो ये दिखाता है कि आप नॉलेज गेन करना चाहते हो, इसलिए आप उन इवेंट्स में जाते हो, पर आपने वो वहाँ मेंशन नहीं किया है, तो ये मेंशन करना भी ज़रूरी है, इसका भी ध्यान रखना है, ठीक है। ब्लैक हैट आ गया यहाँ पे, पता चल गया कि हाँ चलो यार पर्सन ने ब्लैक हैट इवेंट्स में प्रेजेंट किया है, खुद का नॉलेज शेयर किया है, वहाँ पे कोई टूल्स या कुछ भी ऐसा हो सकता है जो उन्होंने अपनी रिसर्च वगैरह वहाँ शेयर करी हो। और ऊपर इन्होंने मेंशन कर दिया सिक्योरिटी प्लस सर्टिफाइड, इससे ये पहले ही पता चल गया, जो भी रिज्यूम चेक करा उन्होंने पहले ही पता कर लिया कि चलो ठीक है, यहाँ पे पर्सन ने सर्टिफिकेशंस भी किए हुए हैं। जो उनके जो हाईलाइट पॉइंट्स थे वो उन्होंने अपने नाम के जस्ट नीचे मेंशन कर दिए, जिससे ये इंटरव्यूअर होगा या जो भी रिज्यूम चेक करेगा उसको पहले ही पता चल जाएगा कि हाँ पर्सन एक्सपीरियंसड है, ठीक है। यहाँ पे इनकी प्रोफेशनल समरी जो भी आ गई, जो भी इन्होंने किया, टेक सर्फेस मैनेजमेंट, डेवलपमेंट वगैरह और टूल्स वगैरह क्रिएट किए इन्होंने, गवर्नमेंट्स की हेल्प करी है। उसके अलावा इसमें इन्होंने बहुत कुछ ऐसा अपना जो काम किया वो मेंशन किया हुआ है, विच इज़ गुड, क्योंकि आपको जो आता है और आपने जो किया है उसका मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। इनकी एजुकेशन इन्होंने मेंशन करी, जो कि इंपॉर्टेंट है बताना कि आपने क्या किया है। आपने बैचलर्स करी है साइबर सिक्योरिटी में या CS कंप्यूटर साइंस में या जिसमें भी आपने की, वो यहाँ मेंशन करना ज़रूरी है। अब ठीक है, आज से 5 साल पहले की बात करें तो तब मास्टर्स होती थी साइबर सिक्योरिटी में, ना कि बैचलर्स। उस केस में समझ में आता है कि यार चलो इंटरव्यू समझ लेगा कि चलो तब इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी कि बैचलर्स की जा सके या मास्टर्स की जाके, क्योंकि बहुत लिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ थी जो ये करवा रही थी। पर अब आज की डेट में अगर देखा जाए तो आज आप ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते हो कि आपने साइबर सिक्योरिटी से मास्टर्स क्यों नहीं करी या बैचलर्स क्यों नहीं करी।
आज आप वो अपना एक्सक्यूज़ नहीं बना सकते उस चीज़ का। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जो बैचलर कर रहा है अभी अपनी कंप्यूटर साइंस में, किसी और फील्ड में, या फिर कोई 12th में है और वो ये सोच रहा है कि साइबर सिक्योरिटी में, तो ट्राई ये करो कि बैचलर और मास्टर दोनों साइबर सिक्योरिटी में ही हो। और अगर आप बैचलर कर रहे हो तो कोशिश ये करो कि आप मास्टर साइबर सिक्योरिटी में करो, और उसके साथ साथ एड ऑन में सर्टिफिकेशंस भी करो। ठीक है, अभी यहाँ पे इन्होंने अपना बैचलर्स हो गया उसका मेंशन कर दिया, इसके बाद इन्होंने कौन से स्कूल से पास आउट है वो मेंशन कर दिया। ठीक है, अब यहाँ प्रीवियस एक्सपीरियंस, रेडेंट लैब में ये एज अ सिक्योरिटी रिसर्चर थे, वहाँ पे इन्होंने मेंशन किया कि क्या क्या काम ये करते थे वहाँ पे, किस तरह के टास्क इनको परफॉर्म करने होते थे डेली बेसिस पे, वो इन्होंने यहाँ मेंशन कर दिया है। अब यहाँ एक पॉइंट और हो गया, कंडक्ट रिसर्च वर्क ऑन टॉपिक यूजुअली इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिसकॉन्फिगरेशन एट स्किल रिसर्च टॉपिक इंक्लूड स्कैनिंग 30,000 एंड्रॉयड ऐप्स विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट। तो ये सारे हाइलाइट्स हैं जो ये बताते हैं कि पर्सन एक्सपीरियंसड है, उसने इस पे काम किया है और ब्लॉग्स वगैरह भी लिखे हैं उसके रिलेटेड। इसी के साथ साथ इंटर्नशिप भी करी है गुरुग्राम पुलिस की। अब इसके बारे में ऑलमोस्ट सबको पता होगा, जो गुरुग्राम पुलिस है वो हर ईयर साइबर सिक्योरिटी इंटर्नशिप करवाती है समर्स में, और उसके जो हेड होते हैं जो सुपरवाइज करते हैं उसको, वो रक्षित सर है। उनके बारे में ऑलमोस्ट सबको पता ही होगा, नहीं तो आप गूगल कर सकते हो। तो ये जो इंटर्नशिप है इसके लिए आपको अप्लाई करना होता है रिज्यूम क्रिएट करके। यहाँ पे कोई ऐसी वो नहीं होती है कि आप किस फील्ड से हो, किस बैकग्राउंड से, बट अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो देन ही आप इंटर्नशिप में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अटेंडेड वर्कशॉप्स एंड गेस्ट लेक्चर्स इन्होंने जो ब्लैक हैट में दिए होंगे और दूसरी किसी इवेंट में किए होंगे वो हो गया। उसके अलावा वर्कशॉप्स अटेंड करिए कंडक्टेड बाय, गेस्ट लेक्चर इन्होंने अटेंड किए हैं और कंडक्ट किए हैं, तो उस बेस पे हो गया। ठीक है, वर्कड ऑन सर्टेन केस स्टडीज़ रिलेटेड टू वेरियस साइबर क्राइम्स। ठीक है, इन्होंने साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में भी वर्क किया है, या केस स्टडीज़ करिए कह सकते हो। डेवलप्ड अ टूल टू एनालाइज द हेडर्स ऑफ एन ईमेल रॉ मैसेज। ठीक है, इन्होंने एक टूल डेवलप किया है। तो ये दिखाता है कि आप मैनुअल के साथ साथ आप कस्टमाइजेशन में भी एक्सपर्ट हो, क्योंकि आप अपने खुद के बेस पे टूल्स क्रिएट कर सकते हो। कल को कंपनी को हेल्प मिलती है कि हाँ ठीक है, ये पर्सन पर्टिकुलर चीज़ पे टूल क्रिएट करेगा, तो इसकी वजह से जो प्रोसेस है वो थोड़ी ईजी और फास्ट हो जाएगी। तो उस केस में भी ये एक अच्छा पॉइंट है मेंशन करना है कि आपको टूल्स क्रिएट करना भी आता है और आपने क्रिएट किए हैं पास्ट में। स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स में लैंग्वेजेस जो आती हैं वो, लाइनक्स एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने जैसा बोला था कि लिनक्स के आपको तो पूरा इन डेप्थ नॉलेज है, तो आप वो मेंशन करो वहाँ पे कि मुझे ये आता है। बैच स्क्रिप्टिंग, मालवेयर एनालिसिस, GCP, AWS, ये जो नॉलेज है ये आप वहाँ मेंशन करोगे तो, और ये नीड है, कंपनी की नीड है। आज के टाइम में कंपनी में क्लाउड और ये सब बहुत कॉमन हो गया है, क्लाउड कंप्यूटिंग और ये सब क्लाउड बेस्ड जो यूज़ हो रहा है, AWS हो गया, Azure हो गया, तो ये सब आप मेंशन करो कि आपको ये आता है। इसके अलावा वेब डेवलपमेंट बेस HTML CSS JS, ठीक है, ये हो गया। वेब ऐप सिक्योरिटी का OWASP टॉप 10 आ गया, OSINT आ गया, टेराफॉर्म आ गया, डॉकर आ गया। सर्टिफिकेशंस में CompTIA सिक्योरिटी प्लस, कौन सी ये जो कैटेगरी होती है उसका कोड होता है वो, और उसके अलावा सर्टिफाइड एपसेक इंटीरियर यानी कैप। यहाँ एक चीज़ और, खैर आप लिंक्डइन पे मेंशन कर ही देते हो अपनी जो क्रीडेंशियल आईडी होती है वो, यहाँ आप सर्टिफिकेशंस का मेंशन कर दो। अगर उनका बैच आता है, बहुत सारे सर्टिफिकेशंस बैच प्रोवाइड करते हैं, तो वो आप यहाँ टॉप पे बैचेस डायरेक्ट लगा सकते हो, लिखने के बजाय आप यहाँ पे बैचेस दे सकते हो उसके। जैसे EC काउंसिल बैच प्रोवाइड करता है, और ऑफेंसिव सिक्योरिटी बैच प्रोवाइड करता है, तो वो बैच डायरेक्ट आप यहाँ मेंशन कर सकते हो, जो ये दिखाएगा कि आपने सर्टिफिकेशंस किए हैं। ठीक है, वॉलंटियर एक्सपीरियंस, यानी एज अ वॉलंटियर इन्होंने काम किया है, तो ट्रेस लैब में किया है, सीनियर वॉलंटियर जज, वॉलंटियरिंग एंड OSINT सर्च पार्टी CTF, यानी इन्होंने CTF को जज किया है, असेस सबमिशंस मेड बाय द पार्टिसिपेंट एंड वेरीफाई देम। ठीक है, इन्होंने यानी CTF में भी इन्होंने हेल्प करी है, क्योंकि CTF बेसिकली डेवलप करना, उनको कॉन्फ़िगर करना, देन इवेंट को ऑर्गेनाइज करना और फ्लैग्स को मैच करना, ये सारे काम एक टेक्निकल टर्म आपके रिफ्लेक्ट करते हैं कि आपको इसका भी नॉलेज है। इससे पहले सैक आर्मी कम्युनिटी में थे, को फाउंडर एंड वॉलंटियर, मैनेज द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर CTF इवेंट्स एंड क्रिएटेड CTF चैलेंजेस इन एरिया सच एज वेब, फॉरेंसिक, OSINT नेटवर्क, और जो भी तरह के चैलेंजेस होते हैं उनमें भी इन्होंने हेल्प करी है। अब यहाँ एक ब्लॉग सेक्शन इन्होंने मेंशन किया है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप आर्टिकल्स लिखते हो, अगर आप कोई अपना ब्लॉग लिख रहे हो, या अपनी कोई इन्फॉर्मेशन या रिसर्च या बग बाउंटी रिलेटेड या कोई भी ऐसी जो चीज़ है जो आपके इस फील्ड से रिलेटेड है, आप वो शेयर कर रहे हो, तो आप यहाँ राइटअप अपने लिंक्स शेयर कर सकते हो कि मैंने ये तरह के राइटअप्स लिखे हैं। ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन के बारे में बहुत कम लोगों का आइडिया होता है। एक एग्जांपल मैं ये देता हूँ कि जैसे न्यूक्लिया एक ऑटोमेटेड टूल है, ठीक है,
तो न्यूक्लियर के अंदर टेम्पलेट्स क्रिएट करते हैं। अगर आप ऐसा टेम्पलेट क्रिएट करके अगर उनको पब्लिश कर रहे हो वहाँ पे, एक इशू क्रिएट कर रहे हो और अगर वो अप्रूव हो जाती है तो वो भी आपका कंट्रीब्यूशन में काउंट होगा। तो आप उसको ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन सेक्शन में या कंट्रीब्यूशन सेक्शन में वहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि मैंने इस पर्टिकुलर टूल में कंट्रीब्यूशन किया था। तो वैसे इन्होंने जैसे जहाँ जहाँ कंट्रीब्यूशन किया है वहाँ वहाँ इन्होंने मेंशन कर दिया है, या आपने खुद के टूल क्रिएट किए हैं तो उनको मेंशन कर दिया है। रिकॉग्निशंस या हॉल ऑफ फेम, आपने जैसे भविक ने यहाँ मेंशन किया था, रिकॉग्नाइज बाय दिस एंड दैट इन बग बाउंटी बाय रिपोर्टिंग वल्नरेबिलिटीज दिस एंड दैट। तो कंपनी को आइडिया नहीं लग रहा कि किस में किया है, क्या किया है और कैसे किया है। चलो कैसे किया तो वो इंटरव्यू में पूछते हैं कि उनको कोई ऐसा हाईलाइट दिख जाएगा तो। अदरवाइज़ ये मेंशन करना ज़रूरी है कि बग बाउंटी में क्या, किस कंपनी में फाइंड किया था, आपका रिकॉग्निशन कहाँ है, रिकॉग्नाइज बाय दिस एंड दैट कंपनी, वो मेंशन करना ज़रूरी है। आई हैव बीन रिकॉग्नाइज बाय वेरियस गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन for discovering security flaw in their respective system. These organization include but are not limited to. ये लाइन का मतलब यहाँ पे ये है कि पर्सन ने वैसे तो बहुत सारी कंपनीज़ में वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड करी है और उन हॉल ऑफ फेम में नेम एड हुआ है या बग बाउंटी की है, बाउंटीज़ मिली है, रिवॉर्ड्स मिले हैं, पर उनमें से सिलेक्टेड कंपनीज़ को इन्होंने चूज़ किया है जो कि हाईलाइट्स है, जिसके जो कि फेमस है, जिसके नाम पढ़ते ही सामने वाले को आएगा अरे यार इस कंपनी के साथ, जैसे गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, टेस्ला हो गया, ऐसी कंपनीज़ के नाम आप मेंशन करते हो। यूएस डिफेंस हो गया, यूएस डिफेंस के अंदर आपने वल्नरेबिलिटी फाइंड करी है, तो एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करती है किसी पर्सन के सामने। ठीक है, तो स्विगी हो गया, डिज्नी हॉटस्टार हो गया, बेंटले हो गया। ठीक है, तो ये इन्होंने लास्ट में मेंशन किया। ये बेटर तरीका है अपने आप को प्रेजेंट करने का कि मैंने इस फील्ड में ये किया है। तो 3 रेज्यूम मैंने आपको दिखा है, तीनों बग बाउंटी करते हैं। ठीक है, तीनों ने बग बाउंटी करी है, तीनों साइबर सिक्योरिटी में काम कर रहे हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना था कि प्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है, कि मैंने ये किया है, मैं ये बता रहा हूँ कि सामने वाले को, और उनको पता चलना चाहिए कि आपने ये किया है। जब तक आप बताओगे नहीं तब तक उनको पता नहीं चलेगा, और उस बेस पे फिर क्या होगी, कॉस्ट कटिंग होगी। आपकी सैलरी को लेके कॉस्ट कटिंग किया जाएगा, और कॉस्ट कटिंग किया जाएगा तो फिर आपको बाद में जाके लगेगा अरे यार मुझे इतना कम क्यों पे किया जा रहा है। अब ये रिज्यूम है, अब प्रेजेंट कैसे करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर इस रिज्यूम को देखते हुए सामने वाला अपनी डिमांड रख सकता है कि मैं इतना डिजर्व करता हूँ और मैं इतना करूँगा। ठीक है, अब मैंने रिज्यूम के बेस पे बताया। अब पॉइंट आता है यहाँ पे कि चलो ठीक है, रिज्यूम अब सिलेक्ट हो गया, ये हो गया, अब चलो जॉब्स की बात हो। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी न्यू कमर्स हैं, फ्रेशर्स हैं, जो भी जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इंडस्ट्री आपके हाथ में। आप इंडस्ट्री को कैसे मैनेज करते हो, इन्फोर्सिंग इंडस्ट्री आपके ही हाथ में है। आपकी सैलरी आपके हाथ में कि आप क्या डिमांड करते हो। अगर किसी एक ने भी एक्सेप्ट किया ऐसा लो ऑफ़र जो कि नहीं होना चाहिए, उससे आप डिज़र्व बहुत ज़्यादा करते हो, और आपने सिर्फ एक आके कि हाँ यार चलो होगा, कर लेते हैं एक्सेप्ट, क्या है फिर कंपनी चेंज कर लेंगे, आपकी एक की गलती की वजह से बाकी सबको वो फेस करना पड़ता है कि लो पैकेज में सबको हायर होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कंपनी सामने ये बोलती है कि हमने इस पर्सन को भी इसी पैकेज में हायर किया था, जबकि डिस्क्लोज नहीं किया जाता है, पर वो इस तरीके से बात करते हैं, इनडायरेक्ट वे में वो बोलते हैं कि हम लोगों का इतना बजट है, ये है वो है करके, फिर आपको लो पैकेज में काम करना पड़ता है। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है, जब भी इंटरव्यू देने जाते हो कॉन्फिडेंट रहो। इंटरव्यू आपका फिजिकल है या आपका ऑनलाइन हो रहा है, वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंस बेस्ड हो रहा है, अगर आपने काम आता है, आपने सब अच्छे से किया, आपने लैब्स भी सॉल्व करी उनकी दी हुई और आपने क्वालिफाई भी कर गए, उसके बाद कंपनी के सामने आपका प्रेजेंटेशन इस तरीके से होना चाहिए कि कंपनी को ये लगे कि हाँ यार ये पर्सन डिज़र्व करता है इतना अमाउंट, कि ये जो मांग रहा है वो सही है या नेगोशिएबल है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है। कभी भी लो पैकेजेस को एक्सेप्ट मत करो। अगर ऐसा कुछ होता है तो कंपनी को डायरेक्ट ऑन फेस बोलने की इतना कॉन्फिडेंट रहो कि नहीं, मैं ये इससे बहुत ज़्यादा डिज़र्व करता हूँ और इतने में मैं काम नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि जॉब्स की कमी नहीं है, जॉब्स आपको वैसे भी मिलेगी। आप एक जगह मना होगा, 2 जगह मना होगा, 10 में से 9 जगह मना हो जाएगा, पर आपका जो 10th जो आपकी होगी या जो भी आपकी लास्ट जो आपकी होगी, कहीं ना कहीं आपको आपका जो डिज़र्व करते हो वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। कोई ना कोई कंपनी ये चीज़ पॉइंट समझती है कि हाँ चलो ये पर्सन इतना डिज़र्व करता है। पर लो पैकेजेस में काम मत करो, क्योंकि मार्केट की वैल्यू आप खुद गिराओगे, फिर आप खुद गिराओगे, आपकी वजह से फिर जो नेक्स्ट जो आएंगे उनको भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, और आप तो कर ही रहे हो, आपकी वजह से नेक्स्ट को भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो इस तरीके के डिसीजन सोच समझ के लो। एक्साइटमेंट में आके ये मत बोलो ठीक है सर मैंने ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया, ऑफ़र लेटर साइन मत करके दो, 2 दिन का टाइम लो। अपने कोस्ट कटिंग उसमें से चेक करो कि लिविंग कोस्ट कितना आने वाला है, मैं कितना मैनेज करूँगा या मुझे कितना मिलना चाहिए इसके अलावा। ये सब सोच समझ के डिसीजंस लो, और इतना कॉन्फिडेंट रहो कि पैकेज तुम बताओ कि मुझे इतना चाहिए, मैं इतना डिज़र्व करता हूँ, मुझे इतना मिलना चाहिए।
ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस के साथ आपको बात करनी पड़ेगी। और एक पॉइंट और है जो मैं बता देता हूँ, बहुत लोग ऐसे हैं जो नेगोशिएशन करते ही नहीं है, वो बोलते ही नहीं है, जितना मिलता है वो एक्साइटेड में आके हाँ वो ऑफर लेटर साइन करके दे देते हैं कि ठीक है सर मैं तो ऑफ़र से एग्री हूँ करता हूँ और मैं ज्वाइन कर लूँगा। एक पॉइंट है जो किसी को शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, जो एक्सपीरियंसड है उन्हीं को आइडिया होगा इसमें कि ऐसा होता है। कंपनीज हमेशा 10%, 20%, 30% कंपनीज के लेवल पे डिपेंड करता है, एक ऐसा ऑप्शन रखती है कि अगर कोई एम्प्लॉय ऐसा आता है जो सबसे अलग अलग है, इन द सेंस वो अलग कैसे वो खुद को प्रेजेंट करेगा उससे पता चलेगा। जो नेगोशिएट करता है और जो ये अड़ जाता है अपनी बात पे कि मेरे को इतना चाहिए ही है, उस केस में कंपनी की ऐसी पॉलिसीज़ भी होती है जहाँ पे उनको 10%, 20%, 30% हाइक देते हैं, और वो दे सकते हैं, उनके पास ये ऑप्शन रहता है। पर प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग कभी बोलते ही नहीं है। अगर हम कहेंगे नहीं सामने वाले को, अपनी डिमांड्स अपनी उनके सामने नहीं रखेंगे, तो उस केस में सामने वाले को भी कोई पड़ी नहीं है आपकी। आप जो मांगोगे वो आपको दे देगा, आप नहीं मांगोगे तो नहीं देगा। इसलिए नेगोशिएट करना ज़रूरी है इस फील्ड में, या किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हो। कंपनीज़ की ऐसी पॉलिसीज़ होती है कि अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय आता है जो डिमांड करता है एक पर्टिकुलर किसी चीज़ की या पैकेज की डिमांड करता है कि मुझे मैं इतना डिज़र्व करता हूँ, ये है, तो उस केस में कंपनीज उनको 10%, 20% एक्स्ट्रा हाइक उस पर देती है, वो मना नहीं करते उस पर। तो आप इतना तो ट्राई कर सकते हो। दूसरा पॉइंट ये, अगर कोई कंपनी, जो भी लोग अब जॉब कर रहे हैं या आगे जाके अप्लाई करने वाले हैं एज अ फ्रेशर्स, जिनकी इंटर्नशिप चल रही है या जो इस फील्ड में है, अगर उन तुम्हें कोई 5,000 ऑफ़र करता है या 10,000 ऑफ़र करता है पर मंथ, जस्ट फॉर एक्सपीरियंस बेस, ठीक है, आपको एक्सपीरियंस लेना, आप ये सोच रहे हो मैं एक्सपीरियंस ले लूँगा 5,000 10,000 में क्या है, या तो उनसे वो सैलरी लो ही मत, 6 महीने फ्री में काम करो, ठीक है। ऐसे पैसे लेने से अच्छा, इंडस्ट्री की वैल्यू गिराने से अच्छा मत करो। दूसरा, इतना कॉन्फिडेंट होकर अगले को ये जवाब दो। ब्लू टीम के बारे में आइडिया नहीं कि उनका अर्निंग किस पे, जैसे बग बाउंटी के अलावा और कोई ऑप्शंस उनके लिए है या नहीं है। पेन टेस्टिंग के लिए मैं बता देता हूँ, जो कि रेड टीमिंग, पेन टेस्टिंग और इस सब में है। बग बाउंटी हम करते हैं, कॉन्फिडेंट रह के बोलो कि जितना तुम पे कर रहे हो या जितना आप पे कर रहे हो उससे कहीं गुना ज़्यादा मैं बग बाउंटी करके या फ्रीलांस करके भी अर्न कर लेता हूँ। इतना कॉन्फिडेंट होकर जवाब दोगे ना, तो अगले को भी लगेगा इसकी मार्केट वैल्यू इतनी है, इसके स्टैंडर्ड्स इतने हाई हैं, तो या तो वो लोग ऑफ़र कर देंगे या लोग मना कर देंगे। ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, मना कर देंगे। पर बोलने में क्या जाता है, बोलोगे तो पता चलेगा। पर कॉन्फिडेंट रह के बात करो कि मैं इतना डिज़र्व करता हूँ सर या मैम, मैं इतना डिज़र्व करता हूँ, और मैं नॉर्मल में वैसे भी फ्रीलांस करके 25, 30, 50,000 या जो भी आपकी है कैपेसिटी, आप जितना भी फ्रीलांस से अर्न कर सकते हो उतना उनको बताओ कि मैं इतना अर्न कर लेता हूँ, कि हाँ ठीक है मैं 30,000 पर मंथ फ्रीलांस करके अर्न कर रहा हूँ, या 20,000 अर्न कर रहा हूँ, या 10,000। तो ये बोलो कि मैं इतना तो वैसे भी अर्न कर लेता हूँ, तो मैं आपके यहाँ फुल टाइम काम क्यों करूँ, और अगर फुल टाइम काम करना है तो मेरी ये डिमांड है कि मेरे को इतना अमाउंट मिलना चाहिए। ठीक है, तो मेरे को इस वीडियो में यही बताना था, या इस पॉडकास्ट में मुझे यही बताना था और यही इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। ये मेरा कंसर्न था इसको लेके कि इंडियन इंडस्ट्री में ही ऐसा देखने को मिल रहा है ज़्यादा कि यहाँ अंडर पेड है एम्प्लॉयज़, क्योंकि हम लोगों को अपनी मार्केट वैल्यू कैसे पता करनी है आइडिया नहीं है। तो मार्केट वैल्यू कैसे पता करनी है, एक्सपीरियंस बेस पे पता करनी है। जैसे रेज्यूमे आपका मैंने अभी एक्सप्लेन किया, इस तरीके से आपको देखना है कि मुझे क्या क्या आता है, और उसको लेके कॉन्फिडेंट रहना है कि मैंने ये सब चीज़ें करी। इस तरीके से करोगे तो बेटर पैकेजेस मिलेंगे, नेगोशिएट करोगे तो बेटर आपको ऑफर्स अच्छे मिलेंगे। हो सकता है कंपनी समझ जाए, ना समझे तो दूसरा ऑप्शन। ऐसे कि वो नहीं है कि एक ही कंपनी है जो जॉब देगी या एक ही कंपनी है जो अभी हायरिंग कर रही है। हायरिंग चलती रहती है। कॉन्टेक्ट्स बनाओ, लिंक्डइन पे जाके नेटवर्क, अपना नेटवर्क क्रिएट करो, सीनियर्स से, मैनेजर से, या जो भी दूसरी कंपनी से उनसे कनेक्शंस बनाओ, उनके साथ अपनी डिटेल्स शेयर करो, अपने रेज्यूमे शेयर करो, और उस बेस पे भी हायरिंग होती है। आप वैसे वो प्रोसेस भी आप फॉलो। इसके अलावा मैंने जो बताया परचेसिंग पावर पैरिटी के बारे में, इसके बारे में थोड़ा नॉलेज लो कि क्या है परचेसिंग पावर, क्या होनी चाहिए हमारी। जैसे मैंने बताया था कि 70,000 अगर वहाँ फ्रेशर को मिलता है तो यहाँ के हिसाब से 16 लाख होना चाहिए। मान लिया 16 लाख नहीं मिल रहा, 10 लाख तो मिलना चाहिए ना। तो ये डिमांड आप रख सकते हो। आपको इन्फ्लेशन का नॉलेज होना चाहिए। जब भी आप किसी पैकेज को एक्सेप्ट कर रहे हो तो आपको इन्फ्लेशन के बारे में पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशन मार्केट में कितना % इन्फ्लेशन चल रहा है, क्योंकि आपकी सैलरी इन्फ्लेशन को कवर करनी चाहिए। ना कि आप इन्फ्लेशन को कवर भी नहीं कर पा रहे हो और उससे भी नीचे जा रहे हो, तो ना तो आप ग्रो कर रहे हो, उल्टा था आप लॉस में जा रहे हो। अगर आप इन्फ्लेशन से आगे, इन्फ्लेशन की परसेंटेज को अगर आप कवर नहीं कर रहे हो तो आप चल रहे हो। दूसरा, टैक्सेबल, जो लोग टैक्सेबल इनकम में आते हैं तो वो लोग ये भी एक्सप्लेन करने का रखो कि यार मेरा इतना % टैक्स में चला जाता है, तो मेरी अर्निंग इस लेवल पर इतनी बढ़नी चाहिए कि मैं एट द एंड मेरे इन हैंड मेरा इतना आना चाहिए। अगर पैकेज को ऐसा मिला जिसमें टैक्सेबल है, क्योंकि 10 लाख जाता है तो टैक्स
आपका वो उसमें कटने लग जाता है, कुछ 11% या 22% जो भी उस पर क्रॉस होता जाता है, वैसे वैसे परसेंटेज इंक्रीज़ होता है। उसका भी नॉलेज रखो, उसका भी कंपनी को बोलो कि मैं ये प्रॉब्लम भी फेस करूँगा आगे चल के, इसलिए मेरा पैकेज इतना होना चाहिए। दूसरा, कंपनी से जब भी आप हायरिंग हो रही हो, आपका जब फाइनल प्रोसेस कंप्लीट होने वाला हो, ऑफर लेटर साइन करने से पहले ये ज़रूर पूछ लेना कि हर ईयर कंपनी में इंक्रीमेंट परसेंटेज कितना रहता है, या ईयरली बेस इंक्रीमेंट होता भी है या नहीं होता है। तो ये भी एक आपको आइडिया रहेगा कि हाँ चलो मेरा ये इंक्रीमेंट इस तरीके से होगा। सिर्फ सीनियर टाइटल लेने से या मैनेजर बनने से, आप टाइटल तो ले, इंडिया में एक चीज़ मैंने देखी है बहुत कॉमन है, 1 साल का पेन टेस्टिंग का एक्सपीरियंस है, नेक्स्ट ईयर उसको सीनियर टाइटल मिल गया। सीनियर टाइटल का क्या करोगे अगर सीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी कंप्लीट करनी है और सैलरी उतनी नहीं मिल रही है? तो ऐसे सीनियर टाइटल का तुम क्या करोगे जिसमें तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस मैच ही नहीं हो रही है? या ऐसा मैनेजर बन के क्या करोगे जहाँ पे तुम्हारी सैलरी एक नॉर्मल एम्प्लॉय की बेस पे ही आपको दी जा रही है? तो ये चीज़ भी समझो। और इसके अलावा यही है कि स्किल्स पे काम करो अपने, तो ही जाके आप अपनी डिमांड्स वहाँ पे रख पाओगे सामने किसी के। और ख़ुद को प्रेजेंट करने के बारे में भी थोड़ा ध्यान दो कि कैसे किसी के सामने, इंटरव्यू के सामने मुझे प्रेजेंट करना है ख़ुद को। तो आज का जो पॉडकास्ट है वो इतना ही है। इसी प्रॉब्लम को मुझे सबके सामने लाना था क्योंकि इस पे कोई बात कर नहीं रहा है, और मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोग ऐसा फेस कर रहे हैं, अंडर पेड एम्प्लॉय की तरफ, अंडर पेड जॉब्स हैं, ऐसे वर्क कर रहे हैं बहुत लो लो पैकेजेस में, और सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया। ठीक है, अगर किसी को ये वीडियो, और आपने मेरी कोई वीडियो देखी है या नहीं देखी है, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये वीडियो को शेयर करना, क्योंकि ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए है जो इस फील्ड में स्टार्ट करने वाले हैं, एज अ एम्प्लॉय, एज अ फ्रेशर, एज अ आप इंटर्नशिप करने वाले हैं, कुछ भी कर रहे हैं ऐसा जो आप इस फील्ड में आ रहे हैं। तो ये वीडियोस खासकर उन लोगों के लिए है। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखें, और जो लोग इसमें न्यू हैं उनके साथ भी शेयर करें, जो एक्सपीरियंसड है प्लीज़ अपने जूनियर्स को गाइड करें। क्योंकि हम लोग अगर गाइड नहीं करेंगे, हम लोग अगर गेट कीपर्स बन के बैठ जाएंगे किसी भी फील्ड के लिए, तो वो फील्ड कभी ग्रो नहीं होगा। और ये रियलिटी है कि साइबर सिक्योरिटी में गेट कीपर्स बहुत हैं जो ये नहीं चाहते कि आप इस फील्ड में आगे जाओ, जो ये नहीं चाहते कि आप इसमें ग्रो करो या आप इतना अर्न करो जितना वो कर रहे हैं। तो वो कभी वो चीज़ को, ऐसे बहुत कम लोग हैं जो गेट कीपिंग करते हैं फील्ड्स में, बट है, तो उनसे बच के रहो और ऐसे लोगों से कनेक्ट हो जो अपनी नॉलेज और रिसर्च आपके साथ शेयर करते हो, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हो। सो डेट्स इट फॉर टुडे एपिसोड। मिलते हैं एक और नए एपिसोड में एक और नई प्रॉब्लम के साथ।